नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल और आप देख रहे हैं दैवम बाट। दैवम बाट की साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं शिक्षाविदों से, हम आपको मिलवाते हैं पत्रकारों से, हम आपको मिलवाते हैं राजनेताओं से। और आज साक्षात्कार की इस कड़ी में हम आपको मिलवाने वाले हैं फतेहपुर नगर परिषद के पार्षद 54 नंबर वार्ड के पार्षद एजाज अहमद साहब से। तो आइए मैं आपका सीधा रुख करता हूं एजाज अहमद साहब की तरफ। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका जीवन परिचय। जीवन परिचय सर जी, मेरा नाम एजाज अहमद और टेगाराम। मैं इंजीनियर हूँ, एक सिविल इंजीनियर। और कांग्रेस पार्टी से मैं मतलब जन्म से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। छात्र राजनीति करते थे जी। और छात्र राजनीति से एक्टिव सक्रिय राजनीति में आ गए हैं। जी। तो आपने छात्र राजनीति कब शुरू की? मैंने स्कूल से ही छात्र राजनीति करता हूँ मैं। जी। और स्कूल से छात्र राजनीति की फिर हमने कॉलेज, तो मैं कॉलेज में इंजीनियरिंग एडमिशन लिया था, लेकिन फिर भी मैं इंजीनियरिंग में होते हुए भी मैं छात्र राजनीति में कॉलेज के जितने भी इलेक्शन होते थे उनमें सभी की मीटिंग्स में सब में बहुत एक्टिव रहते थे। और NSUI और SFI दोनों को मतलब अच्छे से एकदम पूरी तरीके से छात्र राजनीति में सक्रिय रह के काम किया। मोस्टली अपन देखें तो छात्र राजनीति में यदि जब भी कोई भी छात्र राजनेता उतरता है तो सबसे पहला नाम आता है SFI का। तो क्या आप सबसे पहले शुरुआत जो करी वो आपने SFI से की? बिल्कुल SFI से मैंने अपनी शुरुआत की थी। मैं उस टाइम पे तहसील सचिव था जी। SFI में, और हमने रामगढ़ फतेहपुर बड़ी मेहनत की थी। एक बार मेरा नाम भी उपाध्यक्ष में चला था जी। लेकिन मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में होने की वजह से मेरा एडमिशन नहीं था, इसलिए मैं नहीं आया। लेकिन उस टाइम पे भी हमने छात्र राजनीति में हमारा पैनल पूरा जीता था, चमेटा कॉलेज में भी रामगढ़ में भी। जी। अपन बात करें छात्र राजनीति में देखें तो SFI हमेशा से आगे रही। SFI का एक दौर होता है, उसके बाद में SFI से निकले हुए नेता कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में, बहुत सारी पार्टियों में जाते हैं, लेकिन वो मार्क्सवादी पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उनकी विचारधारा में कहाँ कमी रह जाती है, कहाँ ऐसा होता है कि वो उसमें नहीं रह पाते? देखिए, SFI की विचारधारा बहुत अच्छी विचारधारा है। छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति उनका इतना मोटिवेट होता है कि वो उनके लिए संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन जैसे अपन उनसे ऊपर उठ के आते हैं तो बड़ी एक्टिव राजनीति में, बड़े स्तर की राजनीति में छात्र वो SFI जो है वो थोड़ा पिछड़ जाती है। क्योंकि राजस्थान के अंदर, अपने राजस्थान के और अपने एरिया के अंदर दो ही पार्टी ज़्यादा एक्टिव है, कांग्रेस और बीजेपी। इस वजह से वो SFI से कांग्रेस में, और कुछ ABVP वाले भी इधर उधर हो जाते हैं और NSUI भी हो जाते हैं। इसलिए वो एक्टिव राजनीति में कांग्रेस हमने ज्वाइन कर लिया। अपन एक परिप्रेक्ष्य देखें तो जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का ही एक अलायंस है। जी। तो जो SFI जो नेता तैयार करती है वो नेता अक्सर NSUI में भी नहीं होते और ABVP में भी नहीं होते, लेकिन वो एक नेता तैयार करती है। वो नेता जब सक्रिय राजनीति में आता है तो वो नेशनल कांग्रेस में चला जाता है या भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, वो मार्क्सवादी पार्टी का साथ छोड़ देता है। उसका मोस्टली रीजन यही बोला जाता है कि उस पार्टी की विचारधारा सही नहीं है या फिर वो लोगों का सही ध्यान नहीं रख पाते। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि मार्क्सवादी पार्टी को नेताओं की जरूरत है? जो नेता SFI में तैयार होते हैं वो नेता आगे आने वाले समय में मार्क्सवादी पार्टी को एक नई पहचान दे सकते हैं, उनकी विचारधारा को परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी चीज के खिलाफ होकर उस चीज को बदल नहीं सकते, लेकिन उस चीज के अंदर जाकर आप उस चीज को बदल सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि SFI से निकले नेताओं को मार्क्सवादी का हाथ थामना चाहिए? बिल्कुल थामना चाहिए। और ये भी सही है कि SFI से और मार्क्सवादी से जो छोटे लेवल से निकलते हैं ना, ये फैक्ट्री नेता बनाने की, युवाओं को मतलब बहुत एक्टिव राजनीति में बहुत एक्टिव करने की। लेकिन बड़े स्तर पे जाके वो बजाय मार्क्सवादी के अदर कांग्रेस में या बीजेपी में चले जाते हैं। हम मेरे भी उनको सजेशन है कि ऐसा हो कि बड़े नेता जो बन रहे जो भी है वो मार्क्सवादी में ही रहे, लेकिन मार्क्सवादी में उसके लिए उनको बड़े लीडर्स को इस बारे में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, उनको उस स्तर पर स्टेज देना पड़ेगा, ऐसा एक्टिविटी भी दिखानी पड़ेगी। वो थोड़ी बड़े लेवल पर कम होती है, इसलिए वो कि अपना राजनीतिक करियर बनाने के लिए और समाज की सेवा करने के लिए ये अलग अलग पार्टियां ज्वाइन करें। जी, आप अभी युवा हैं और शिक्षा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो शिक्षा
से जुड़ा हुआ व्यक्ति समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करता है। तो आप अपने लेवल पर क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल शिक्षा से जुड़कर जो व्यक्ति राजनीति में आता है तो वो निश्चित रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य हम्म, और सामाजिक जो द्वेष फैला रहता है उसको चेंज करने के लिए बहुत एक्टिव होता है। जी हमने भी हमारी जब बना पार्षद बना तो हमने भी हमारे वार्ड के अंदर शिक्षा के प्रति लोगों को जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एडमिशन कराने के लिए, और जो कॉलेज के एडमिशन पहले क्या कि हमारी कम्युनिटी के अंदर स्कूल तक पढ़ते थे, जी हमने उनको मोटिवेट किया कॉलेज के अंदर एडमिशन जो है उनको गवर्नमेंट के कंपटीशन एग्जाम के लिए मोटिवेशन किया, और जो मेडिकल है इंजीनियरिंग है उनके लिए भी उनको मोटिवेशन किया। तो ये तभी कर सकते हैं जब अपन खुद इस लाइन में हो या इस लाइन से गुजरे हुए हो। और राजनीति के स्तर को भी अगर अपन जाएंगे तो अगर पढ़े लिखे व्यक्ति जाएगा तो हर स्तर में हर क्षेत्र में काम करेगा। आज हमारी स्थिति ये थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर कोई नहीं रहता, लेकिन जब हम शिक्षित हुए हमने वहाँ पे जाके व्यवस्था देखी, व्यवस्था सुधरी, तो हमने भी हमारे मोहल्ले में या हमारे वार्ड में शहर के अंदर जो भी हमसे मिला हमने उनको यही कहते थे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाओ या इस स्तर से आप चेक करो तो वो एजुकेशन का फर्क पड़ता है। बिल्कुल अपन देखें तो आपके समाज की आपने बात की, मुस्लिम समुदाय को अपन देखें तो एक पिछड़ा हुआ समाज माना जाता था, लेकिन आज मुस्लिम समुदाय के लोगों का नाम आरएएस की लिस्ट में टॉप 10 में आता है, आईएएस की लिस्ट में टॉप 10 में एक आध नाम देखने को मिल जाता है। तो क्या आपको लगता है कि समाज में जो ये बदलाव है, ये बदलाव लोगों के पढ़ने की वजह से आया है, या आपका समाज अब चीजों को समझने लगा है, आपका समाज अब राजनीति को समझने लगा है, आपका समाज अब शिक्षा की महत्वता को समझने लगा है? ऐसा अचानक से एक साथ बदलाव आना, क्योंकि ये बदलाव जो है वो पिछले 3-4 सालों में ही देखने को मिला है, ऐसा क्यों हुआ अचानक? देखिए, ऐसा ही ये भी फैक्टर है कि हमारा समाज मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आड़ोस पड़ोस को, अपने रिलेटिव्स को, सबको ये एक्टिव मोटिवेट करते हैं कि आप शिक्षा से जुड़ो, आप कंपटीशन करो, आप अलग अलग एग्जाम दो, अलग अलग तैयारी करते हैं, इसलिए उनमें एक्टिविटी आई है। हमने देखा मतलब हर एग्जाम दे रहे हैं, अभी हमारे बच्चे कई तरीके के गवर्नमेंट के एग्जाम देते हैं, कई लोग सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत कर रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि अभी इन दिनों के अंदर शिक्षा के अंदर हमारे समाज में लड़कियों की शिक्षा में और बड़े एक्टिविटी में बहुत बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर हमारा समाज भी जो अग्रिम समाज की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। जी, आपके समाज की जनसंख्या बहुत कम रही है, तो क्या आने वाले समय में आपके समाज के चेहरों को हम बड़े पदों पर देखने को मिलेगा? क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, मेहनत कर रहे हैं, हर चीज में मेहनत कर रहे हैं, राजनीति में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सामाजिक सरोकार में भी। तो निश्चित रूप से वो अगर मेहनत करेंगे, जनता से जुड़ेंगे, हर चीज में, अगर फील्ड में, अगर जिस चीज फील्ड में मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से बड़े पद पर कोई बड़ी बात नहीं है, आएंगे। और हमारे समाज के बड़े पद पे भी गए, जैसे अपने अब्दुल कलाम है, उनसे बड़ा पद तो शायद इंडिया में किसी के पास होगा, तो वो भी गए थे। निश्चित मेहनत की उन्होंने, जमीन से जुड़ के, जमीन से एकदम नीचे स्तर से जो हर से फर्श पर गए, तो वो ऐसे भी गए। वर्तमान समय में अपन देखें तो पिछले 8-10 सालों में भारत की राजनीति में धार्मिक वैमनस्यता का एक माहौल रहा। धार्मिक वैमनस्यता चरम पर है। धार्मिक वैमनस्यता के तौर पर अपन देखें तो जातीय वैमनस्यता और धार्मिक वैमनस्यता का एक बड़ा जोर है, बड़ा जंजाल है, चारों तरफ एक जंजाल सा फैला हुआ है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, और आने वाले समय में आप इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार काम करेंगे, या वर्तमान में आप किस प्रकार काम कर रहे हैं? देखिए, ये हम सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर, न्यूज़ पर देखते हैं, ये मोस्टली क्या होता है कि जो अशिक्षित वर्ग है उसमें इस तरीके की ज़्यादा माहौल बनाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता। लेकिन मेरा युवाओं से, पूरे देश के युवाओं से अपील है कि अपने आप में जातिवाद कुछ नहीं है। अगर तुम शिक्षित हो, शिक्षित बनो, पढ़ो, और ये जातिवाद से दूर हो जाएगा, अपना आपका अपना जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। और युवाओं से यही अपील है कि जाति, जात पात कुछ नहीं है, जो भी कुछ है तो अपना शिक्षा है और समाज है। समाज के मतलब ये होता है कि उसके अंदर हर वर्ग के अंदर, जैसे मैं कहता हूँ मेरे वार्ड के अंदर सभी 36 कौम के लोग रहते हैं, 1% भी उनको ये नहीं पता कि हम हिंदू हैं या फलाने हैं या ढिमके, कुछ नहीं है। तो वो इसलिए क्योंकि हम आपस में मिलकर रहते हैं। अगर अपन सब अपने आपस में मिलकर रहेंगे तो जातिवाद का जहर बोलने वाले आएंगे ही नहीं।
उनको अंदर ही मत करने दें अपने आप को। और ये तब करेंगे जब अपन उनसे जो उनकी गलत नीतियों को समझ जाएंगे और उनको भगा देंगे। अपने एक तरफ आपने कहा कि जातीय व्यवस्था को खत्म करना होगा, वहीं आपकी पार्टी के मुखिया राहुल गांधी जातीय जनगणना का एक बड़ा नाम, बड़ा मुद्दा लेकर आते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो आप इस बात को किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से उन्होंने जो बात कही है उसका मतलब ये है कि जाति जनगणना से ये पता चलता है कि कितनी जाति इसमें ये होती है। कई समाज हैं जो खत्म होने के कगार पे, उनको किसी भी राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा में या स्वास्थ्य में कोई भी किसी भी स्तर में उनका कोई वर्चस्व कुछ भी नहीं उनका। इसलिए उस समाज की जात को भी अपन गिन के उनको भी सामाजिक स्तर पर बढ़ाने के लिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। ना कि उसको जातीय जनगणना को इस तरीके से सांप्रदायिक माहौल बदलने के लिए नहीं, उनकी सामाजिक सुधार के लिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। आपने कहा जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। वर्तमान में अपन देखें तो आपके शहर की बीजेपी जो है वो बिखरती नजर आती है। आपके शहर के मधुसूदन बिंडा, एक बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी के, उनको क्षीण कर दिया गया, उनकी सारी शक्तियां खींच ली गई और उनको एक किनारे पर बैठा दिया गया और उनकी टिकट भी दे दी गई। लोगों का आरोप है कि टिकट का जो बोलबाला रहा वो पैसों का बोलबाला रहा। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है मधुसूदन बिंडा की राजनीति क्या होगी? देखिए, बीजेपी का उनका अंदरूनी मामला है जी। इस पर अपन ज्यादा नहीं बोले, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो हुआ वो जो एक्टिव था जो नहीं था वो उनका क्या किया वो बीजेपी वाले जानते हैं। जी। और वो तो पूरी एकदम बिखरी हुई है। जी। पहले भी बिखरी हुई थी, अभी भी बिखरी हुई है और आगे भी वो बिखरी हुई लगेगी हमें। हमें उम्मीद नहीं है कि उस पार्टी के अंदर फतेहपुर में एक कभी एक्टिविटी आएगी, क्योंकि उनकी सबकी अलग अलग सोच है, अलग अलग पसंद है और उनका अलग अलग लालच है। इसलिए तो वो तो खिंडे हुए हैं और उनका जो भी टिकट पैसे से दिया नहीं दिया, किसको दिया, वो उनका अंदरूनी। क्या आपको नहीं लगता कि मधुसूदन बिंडा अब जैसे पार्टी छोड़ ही चुके हैं तो क्या वो कभी कांग्रेस का दामन थामेंगे? तो कभी आपको कहीं दिक्कत तो नहीं होगी आपकी पार्टी के लोगों को? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। पार्टी हमारा परिवार बहुत बड़ा, कांग्रेस का परिवार बहुत बड़ा है। कोई भी अगर यहाँ आके समाज के, पार्टी के लिए, भलाई के लिए, शहर की भलाई के लिए अगर कोई भी XYZ आता है, वेलकम, जो भी आएगा। जी। आपकी पार्टी के मुखिया, फतेहपुर के मुखिया मुश्ताक खान जी पर, आपके सभापति महोदय पर कई बार आरोप लगते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो वार्ड हैं उनमें काम नहीं करवाते। आप उनके साथ रहते हैं, नगर परिषद में साथ रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी आपका मिलना होता है, उन जो बड़ी सभाएं होती हैं उनमें भी आप होते हैं। तो क्या आपको कहीं ऐसा लगता है कि कहीं भेदभावपूर्ण कार्य होता है? देखिए, फतेहपुर नगर परिषद का ये सौभाग्य है कि उनको मुश्ताक अहमद नजवी जैसा सभापति मिला। भेदभाव वाली बात तो यहाँ बिल्कुल ही नहीं है। जी। मेरे जो पड़ोसी वार्ड है 53 और 22 और 20 ये हिंदू वार्ड है और उनके बीजेपी वाले पार्षद हैं। यानी सामाजिक और पार्टीवाद भी देखे अपन तो आज भी वहाँ पे रोडे का काम चालू है। 53 नंबर में भी काम हो रहा है, 22 नंबर में भी काम चल रहा है। और वो जो बोलते हैं तो उनकी वो क्या है, उनको कोई दूसरा काम तो है नहीं। घर बैठे जनता उनके पास काम लेके आती है, वो बोलते थे हमारे काम नहीं करते हैं। जबकि आज भी उनके वार्डों के अंदर अभी भी अगर आप मेरे साथ चलो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ उनके यहाँ रोड का काम चालू है, सीवरेज का काम चालू है, लाइट का, सफाई का, हर व्यवस्था काम होता है, बराबर काम होता है। सुनने में आता है कि सीवरेज की जो समस्या है उसका एक निस्तारण किया गया आपके शहर में और उसके लिए डैम बनाए गए और वो डैमों का जो पानी है वो अचानक से भराव बढ़ा और उन डैमों को वापस बंद करना पड़ा। तो वो क्या कारण रहा? उसकी गुणवत्ता में कोई कमी थी या वो चीज़ें ही खराब थी या वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है? क्योंकि फतेहपुर शहर में पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है तो वो डैम ऑटोमेटिकली ज़्यादा जाएंगे। तो वो क्या समस्या है वो समझ में नहीं आती। देखिए, जो डैम बना था वो बीजेपी के कार्यकाल में बना था, ठीक है। और अभी अगर उसका कुछ इस तरह टूटने का हो रहा है तो वो टेक्निकल इशू है, वो INJN उसका निस्तारण करेंगे, लेकिन आगे भी और उसमें बेहतर होगा जी। भाई जो उन्होंने किया उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नगर पालिका, नगर परिषद अपनी लगी हुई है और उसकी समस्या का समाधान हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो दिन पे दिन सिटी तो बढ़ेगी, पानी भी बढ़ेगा, गंदा पानी भी बढ़ेगा, लोग भी बढ़ेंगे, तो उसकी भी समस्या अगर है तो मिटाएंगे, करेंगे समस्या। आपके राजनीतिक कैरियर को देखें तो आप अभी युवा हैं और युवाओं के मन में एक इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं में आपकी कोई विशेष इच्छा
जैसे कि मैं उस पद को सुशोभित करूं या वहां तक जाऊं, तो ऐसी कोई इच्छा? देखिए, इच्छा सब में होती है, लेकिन मेहनत करेंगे निश्चित रूप से। हम वार्ड का जब मैं इलेक्शन फर्स्ट टाइम, मेरा पहले बार इलेक्शन जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, तब मेरे को समझौतों से बातचीत करके बिठा दिए थे। इस बार हमने इलेक्शन लड़ा है, पूरे युवाओं की टीम के साथ मैंने इलेक्शन लड़ा। मेरे सामने वाइस चेयरमैन थे फतेहपुर के, हमने उनको हरा के युवाओं को, पूरी टीम को हमने लेके चुनाव जीता है। और आगे भी मेरे ये है कि पहले मैं अपने वार्ड को, आसपास के वार्डों को सुधार करें, वहाँ व्यवस्था बनाएं, पूरी समाज की जो गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स हैं उनको फ़ायदा दें, और मेहनत करेंगे, जो भी होगा तकदीर में होगा। राजनीति में देखें तो आप सिविल इंजीनियर हैं, तो राजनीति में विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी होती है। तो आप अपनी सिविल इंजीनियरिंग का किस तरह फायदा उठाते हैं जब आप कोई काम करवाते हैं तो? बिल्कुल, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का मोस्टली सीवरेज वाला काम था जी हमने इतना बेहतरीन तरीके से करवाया जी कि हमारे जो पहले की सीवरेज लाइन डली हुई थी, उनकी ये स्थिति थी कि उनका पानी बजाय इधर, यहाँ अगर पानी इधर भेजना है तो पानी इधर जा रहा था। लेकिन हमने अब हमारे कार्यकाल में भी सीवरेज की लाइनें डली है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। हमने पूरी मॉनिटरिंग की। मैं उनको कहता था, मैं खुद इंजीनियर हूँ, यहाँ बदमाशी करोगे, दिक्कत गलत करोगे तो मेरे को आता है चेक करना। तो मतलब ओवरऑल अपन कहें तो आपकी इंजीनियरिंग का फायदा आपकी बिल्कुल राजनीति को हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, मेरे वार्ड के अंदर हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। और समस्या अगर आएगी तो निश्चित रूप से उसका भी समाधान कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। युवाओं के लिए कोई संदेश? युवाओं के संदेश यही है, सबसे ज़्यादा तो शिक्षा पर ध्यान रखो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, और जितने भी ये फालतू के अड़ंगे चल रहे हैं, असामाजिक बातें चल रही, जातिवाद चल रहा है, इससे सबसे दूर उठ के केवल एक ही मोटिवेट रखो कि अपने अपने का करियर कैसे बनाना है। अगर करियर अपना, आपका खुद का करियर बन जाएगा ना, तो परिवार का, समाज का, मोहल्ले का, वार्ड का, पूरे शहर का करियर ऑटोमेटिक, हर आदमी अपने आप में एक्टिव हो जाएगा। जी हमारा चैनल द बम्बाट है, द बम्बाट के बारे में भी आप कुछ बोल ही दीजिए, ताकि आपके और आपकी पार्टी के समर्थक हमारे साथ जुड़े और हमसे लगातार जुड़े रहे। बिल्कुल, मेरी पूरे वार्ड वासियों से, फतेहपुर वासियों से निवेदन है कि इनके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छा चैनल है, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। जी धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 54 से पार्षद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द बम्बाट को। आप हमारे चैनल को देखते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब ये किए बिना ही चले जाते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपको रोज किसी ना किसी एक शख्सियत से मिलने का मौका मिले। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।